Assalamu alaikum students, welcome to Nastify. My name is Muhammad Ahmad Ammar and today's video is going to be very important because it's about the syllabus of NET Business and Social Sciences. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए that what fields come under this NET और उसके अंदर आती हैं BBA, Accounting, Tourism, Public Administration, Economics, Law, Psychology, Mass Communication, Liberal Arts and Humanities. तो ये तमाम फील्ड्स आती हैं अंडर NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेज। फर्दरमोर NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेज में आपसे 100 नंबर ऑफ बेसिक मैथ पूछी जाती है एंड 100 नंबर ऑफ इंग्लिश पूछी जाती है, जो कि कुछ लोगों के लिए एडवांटेज भी होता है और कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी होता है। फर्दरमोर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेज सिंस 2024। हमारे जो 2025 का बैच था उसमें 80 स्टूडेंट थे माशाल्लाह, जिनमें से 72 बच्चों का एडमिशन हो गया था, विच इज अ 90% सक्सेस रेट। इन 2026 बैच जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, वी हैड 150 प्लस स्टूडेंट्स फॉर NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेज, जिनमें से 90% प्लस का एडमिशन हो चुका है। ऑलमोस्ट जो लॉ की क्लास होगी उसमें आधे स्टूडेंट्स जो हैं नस्टिफाई के बैठे होंगे। तो द थिंग इज, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेज, नस्टिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। फर्दरमोर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट PDF ऑफ दिस सिलेबस। नॉट ओनली मैं आपको इस सिलेबस की कंप्लीट PDF प्रोवाइड करूंगा, बल्कि कुछ पास्ट पेपर्स, कुछ मॉक टेस्ट और कुछ डाटा जो अगर आप हमसे प्रिपरेशन ना भी करें लेकिन आपको वो जरूरत होगा फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन, तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और कह सकते हैं कि NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेज की सर आपकी वीडियो देखी थी और उस वीडियो में आपने एक ड्राइव की बात की थी, एक वेबसाइट की बात की थी, तो साइट काइंडली वो हमें दे दें एंड दैट वुड बी टोटली फ्री। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा। देयर आर 2 सेक्शंस, इंग्लिश एंड बेसिक मैथ, जो मैं आपसे बता चुका हूं। पहले हम इंग्लिश पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो, इंग्लिश पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है वो है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी जो है उसका मतलब है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देयर वुड बी ऑलमोस्ट 40 to 50 सिनोनिम एंटोनिम्स क्वेश्चंस आपके NET में, जो कि डिफरेंट तरीकों से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको वोकैबुलरी अच्छे से तैयार करनी है, और जैसे आप हमसे ड्राइव लेंगे तो उस फ्री ड्राइव के अंदर भी एक हमारे प्रॉपर नोट्स हैं जिनसे आप अपनी वोकैबुलरी की तैयारी कर सकते हैं। फर्दरमोर हमने इंग्लिश की कुछ डिस्कशन वीडियोस यूट्यूब पे फ्री अपलोड किए हुए हैं। आप लिखे नस्टिफाई NET इंग्लिश डिस्कशन वीडियो, तो आपके पास बहुत सारी हमारे फैकल्टी सर हसनैन बगैर साहब की वीडियोस भी आ जाएंगी, जिसमें हमारे टेस्ट की जो सोल्यूशन वीडियो होती है वो हमने कुछ अपलोड की हुई है, ताकि वहां से देख के भी आप अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। उसके अलावा आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत बड़े कॉम्प्रिहेंशन नहीं होते जैसे सैट के अंदर होते हैं, बल्कि छोटू से कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, 4 to 5 लाइन्स के मैक्सिमम। उसमें वो होते डिफिकल्ट हैं, लाइक उनकी वर्डिंग आसान नहीं होती, लेकिन उससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 1 मार्क का होता है और आपसे तकरीबन 10-12 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा सकते हैं आपके NET बिजनेस में। उसके अलावा एनालॉजीज पूछी जाती हैं। एनालॉजीज जो हैं 3 to 8 आपसे पूछी जा सकती हैं आपके NET के अंदर। स्पेलिंग करेक्शन वाले सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिशियन का आप स्पेलिंग बताएं और 4 स्पेलिंग लिखे होंगे, लिखा होगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आप स्पेलिंग करेक्ट चूज करेंगे। ये भी 3 to 8 आपके NET में आ सकते हैं। अब इट डजंट मीन कि अगर मैंने 3 to 8 की रेंज बताई है तो 3 ही MCQs आएंगे मिनिमम, या मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। मैंने आपको एक जनरल एक बता दिया है। कभी आउटलायर्स भी हो सकते हैं। आउटलायर्स मीन आउट ऑफ द थिंग, मतलब वे जो जाके चीजें होती हैं, तो 8 से कभी ज्यादा भी आ सकता है। इसलिए हो सकता है किसी टेस्ट में एक भी सवाल ना आए स्पेलिंग करेक्शन का, लेकिन जनरली जो हम ट्रेंड देखते हैं वो है 3 to 8 MCQs इन NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेज स्पेलिंग करेक्शन के आते हैं। उसके अलावा आपको सेंटेंस करेक्शन के सवाल आते हैं। आपको 4 सेंटेंस दिए होते हैं, उसके अंदर ग्रामेटिकली आपको चेक किया जा सकता है, वर्ड्स चेक किए जा सकते हैं, आपसे टेंसेस देखे जा सकते हैं, देखा जा सकता है आपसे, इवन स्पेलिंग की भी अंदर सेंटेंस करेक्शन के अंदर चेकिंग हो सकती है। तो आपको सेंटेंस करेक्शन जो है वो करने आने चाहिए। उसके अलावा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इस तरह की जो बाकी चीजें होती हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपसे ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन दी हुई है और उसमें एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, पूछा जा सकता है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाकी भी, मतलब नाउन के ऊपर आपकी थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए, ये प्रोनाउन के ऊपर आपकी थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए। ये आपको नॉट ओनली यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हाईलाइट के अंदर हेल्प करेंगे, बल्कि ओवरऑल सेंटेंस करेक्शन जैसे मैंने बताया था उसके अंदर भी आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको एक सेंटेंस दी जा सकती है, उससे आपसे पूछा जा सकता है इज इट गोइंग टू बी ए यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या ये एक एडवाइस है,
तो क्या ये एक फैक्ट है? तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है एक सेंटेंस देने के बाद। आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट को कैसे क्लासिफाई करना है। स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं एनईटी में, ज्यादा नहीं आते, थोड़े आते हैं लेकिन आ जाते होते हैं। उसके अलावा आपके टेंसेस आते हैं, टेंसेस के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। ये है आपका ओवरऑल इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। और टेंसेस के भी 5 to 10 सवाल आ जाते हैं। द थिंग इज कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस बच्चे बहुत सारे गलती क्या करते हैं, दे अवॉइड इंग्लिश, दे फोकस ओनली ऑन मैथ्स। 100 की मैथ है, सिर्फ 100 की इंग्लिश है। देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनको मैंने अपने देखा है खुद कि दे हैव स्कोर्ड 80 प्लस इन देयर मैथमेटिक्स पोर्शन, और इंग्लिश के अंदर दे आर इन देयर 30s। तो जब ऐड करते हो तो 110 to 120 के रेंज में बनते हो। आपकी बहुत सारी फील्ड इसमें मिस हो जाती है इस रेंज में आपका बीबीए में एडमिशन नहीं होगा, अकाउंटिंग में एडमिशन नहीं होगा, इकोनॉमिक्स में आपका एडमिशन नहीं होगा, और भी कुछ फील्ड हैं जिनमें आपका हो सकता है एडमिशन ना हो, बिकॉज आप इंग्लिश में बहुत थोड़े हैं। फोकस ऑन मैथ, लेकिन साथ इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करो। इफ यू आर गिविंग 4 hours टू मैथ, एटलीस्ट स्पेयर 1 hour 30 minutes और 2 hours फॉर इंग्लिश पोर्शन टू। खैर, मैंने इंग्लिश पोर्शन आपसे डिस्कस कर दिया। इसके अलावा आपसे उम्मीद है कि इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो द थिंग इज, अब आपको क्लैरिटी है कि इंग्लिश में करना क्या है, वरना इंग्लिश इतनी ब्रॉड है, अगर आप खुद करने लगते हैं तो पता नहीं आप क्या कुछ कर चुके होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी एटलीस्ट, ठीक है। मजीद भी आप इंस्टाग्राम पे पूछ के मजीद डायरेक्शन भी मेरे से ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव मैथ, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम आसान वर्ड्स के अंदर कहते हैं। देखो, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम के अंदर से आपके पास 3 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी तरह सेट्स का है, सेट्स के अंदर भी आपसे 3 to 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर है मैपिंग ऑफ सेट्स, मतलब इनटू ऑन टू फंक्शन, जो इस तरह के फंक्शन होते हैं उनकी मैपिंग होती है, उनकी डोमेन रेंज होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपसे पूछी जा सकती होती हैं, और ये कभी कभार बहुत कम पूछी जाती है, कभी कभार ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप माइंड में 2 to 5 एमसीक्यूज के रखें। अलजेब्रा, the most part of your NET business and social sciences mathematic portion would be from algebra। algebra के अंदर जैसे जैसे NET लेट होते जाते हैं, NET 1 2 3 4, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, लेकिन पहले NET में इवन 30 MCQs भी अलजेब्रा से आ सकते होते हैं। तो अलजेब्रा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब उसमें सब कुछ आ जाता है, सेट्स भी आ जाते हैं, फिर एक्सपोनेंट्स भी आ जाते हैं, रैशनलाइजेशन भी आ जाती है, फैक्टराइजेशन भी आ जाती है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक वाले सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी चीज़ें अलजेब्रा के अंडर आती हैं ना, वो आप देख लें ऑन द बेसिक लेवल, ठीक है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके अलावा परसेंटेजेस के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेजेस के अंदर नाउ आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग कि परसेंटेजेस, पहले हम बिल्कुल परसेंटेजेस की बात करते हैं, लेकिन अब परसेंटेजेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे होता वो परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि ये 200 रुपीज़ की आपने चीज़ थी जो आपने बाई की, 20% डिस्काउंट के साथ आपने इसको बेचा, और 20 प्रोडक्ट्स आपने बाई किए थे, 10 आपने 20% डिस्काउंट के साथ बेचे, और 10 आपने 15% प्रॉफिट के साथ बेचे। तो बताएं आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। तो बस आपने परसेंटेज निकाल के इसको सॉल्व करना था, लेकिन द थिंग इज बेसिक परसेंटेजेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। परसेंटेजेस के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेजेस से भी 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 3 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैट्रिसेस की बात करें, कभी कभी मैट्रिसेस से कोई सवाल नहीं आते, कभी कभी मैट्रिसेस से 10-10 सवाल भी आ जाते हैं। ए लेवल के जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ए लेवल में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली मैट्रिसेस भी नहीं पढ़ा होता, तो जो मैट्रिसेस के सवाल आते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो मैट्रिसेस आपको आने चाहिए, आपको बेसिक डेफिनेशन सारी मैट्रिसेस की आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट्स वगैरह निकालने आने चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको मैट्रिसेस की पता होनी चाहिए। लोग में से 3 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम एवरेजेस, वर्ड प्रॉब्लम की तरह। तो एवरेजेस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप करना है, इसमें भी 3 to 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज पहले बहुत कम टच होती थी लास्ट ईयर, इस साल इन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज को टच करना ज़्यादा कर दिया। पहले मैक्सिमम 1-2 एमसीक्यूज आते थे, अब मिनिमम 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। परमुटेशन से पहले अगर हम पिछले साल के ट्रेंड की बात करें, कॉम्बिनेशन से सवाल नहीं आते थे, बहुत थोड़े आते थे। परमुटेशन वाज द मेन फोकस। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एनईटी डिफिकल्ट होता जा रहा है, कॉम्बिनेशन इज द मेन फोकस। परमुटेशन से भी सवाल आते हैं, लेकिन अब कॉम्बिनेशन से भी बहुत ज्यादा सवाल आने लग गए हैं। 5 to 10 सवाल जो है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ जाते हैं। पहले सिर्फ 1 या 2 सवाल आते थे, मिस्सी के परमुटेशन निकाल दो, मतलब बेसिक नारायण कीजिए आप परमुटेशन निकाल दो, बेसिक परमुटेशन आती थी। नाउ इट्स गेटिंग डिफिकल्ट। अच्छा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट। पहले अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स की, प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती थी जितनी अब पूछना शुरू कर दी है। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। 5 to 10 एमसीक्यूज आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री, अलजेब्रा जैसे मैंने आपको एक बड़ा ह्यूज पिलर बताया, दूसरा जो ह्यूज पिलर बन सकता है वो है ज्योमेट्री।
लेकिन ज्योमेट्री का ये है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और कभी कभार नहीं भी आते, लेकिन जब आते हैं तो 15 सवाल तक भी ज्योमेट्री से आ सकते हैं। तो ज्योमेट्री इज अनदर बिग पिलर ऑफ एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज। उसमें 2D ज्योमेट्री भी आ जाती है, 3D ज्योमेट्री भी आ जाती है, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी आ जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाती है। तो ये सारी ज्योमेट्री जो है आपको आनी चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था पिछले साल, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपसे लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी जाती थी ऑफ डिफरेंट शेप्स, लेकिन अब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी आने लग गई है। लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना भी आपको आनी चाहिए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के भी सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल आते हैं। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात करते हैं, रोटेशन ऑफ पॉइंट्स की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ पैराबोला भी पॉइंट्स के अंदर ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इन दोनों टॉपिक्स को मिला के 5 से 10 आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा ये मिस ना करना। मजे की बात यह, जैसे रोटेशन ऑफ पॉइंट्स हमें अपनी उसके अंदर आम एनईटी के अंदर नहीं मिलता, मतलब अपनी पीटीबी की बुक में नहीं मिलता, तो लेकिन इसमें से आता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो अब मेरे ख्याल में न्यू सिलेबस है, उसके अंदर ऐड हो चुका है, पहले नहीं था, एंड दैट्स पैस्कल ट्राइंगल। पैस्कल ट्राइंगल अब इस साल एनईटी 4 के अंदर आना शुरू हो गया था। तो पैस्कल ट्राइंगल के क्वेश्चंस आपको अगले साल तैयार करने पड़ेंगे। हमने अपने बच्चों को एनईटी 4 में भी तैयार करा दिए थे। हमारे कोर्स में ऐसे होता है जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट होता है हम उसको ऐड कर देते हैं, उसी दिन हमारी कोशिश होती है हम उसको ऐड कर दें, बच्चों को बता दें। तो हमारे लास्ट बैच ने भी इसको पढ़ा है और हमारे न्यू बैच भी ऑब्वियसली इसको पढ़ेगा। इस समर से हमने उनके लिए प्रॉपर एक न्यू कोर्स, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर में तैयारी उनकी करवानी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक और टॉपिक की जो आपको पंजाब टेक्स्ट बोर्ड या कहीं भी नहीं मिलेगा, वो है वेट एंड मेजर्स का क्वेश्चंस। वेट एंड मेजर्स की क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको कुछ वेट्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेट है 50 केजी और उसके ऊपर 5 बॉल्स रखी हुई हैं और आपसे पूछा जाएगा कि एक बॉल की फिर आप बताएं वेट क्या होगा। अगर बॉल्स इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 5 बॉल्स 50 केजी बना दें तो एक बॉल 10 केजी होगा, 10 केजी का होगा। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बात यही है ना कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपने वो सवाल पहली दफा देख रहे हो एनईटी के अंदर ही अपने सीधा जाके, और आपने पहले कभी नहीं देखा था, तो वो सवाल आपको अलग लगेगा, अजीब लगेगा, परेशान करेगा, आपको एक टेंशन देगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं इनसे बचने के लिए ये होता है कि आप मैक्सिमम पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें ऐसे सवाल आ चुके होते हैं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करने लगे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द थर्ड बिग पिलर ऑफ एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेस। तो मैंने आपको पहले अलजेब्रा बताया था, दूसरा मैंने आपको ज्योमेट्री बताया है, तीसरा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सवाल आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको डबल एंगल तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आती है वो आनी चाहिए। और अब हमने एनईटी 4 में एक ट्रेंड देखा था लास्ट ईयर के 2026 के, मतलब जो बैच था, कि वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर से भी सवाल पूछ रहा था, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इस तरह की भी चीज़ें पूछ रहा था। तो अब आपके ग्राफ्स के ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्स की। तो स्टैट्स आपको पूरा 2 तरह के स्टैट होते हैं, ग्रुप डाटा के, अनग्रुप डाटा के। आपके एनईटी बिजनेस में अनग्रुप डाटा का स्टैट कवर किया जाता है। अनग्रुप डाटा के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, और यहाँ पे ये है कि आपको कुर्तोसिस तक आपको सारा स्टैट्स आना चाहिए, मतलब बेसिक मीन मीडियन मोड से लेके कुर्तोसिस तक जितनी भी चीज़ें आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, वो आपको सारा पता होना चाहिए स्टैट्स के बारे में। अच्छा, उसके और ये अब आने लग गया 5 to 10 MCQ स्टैट्स में से भी आ जाते हैं। एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, फंक्शंस की डोमेन निकालो, रेंज निकालो। तो इट्स वन ऑफ मोर टॉपिक जो डिफिकल्ट है, पर इसमें से एमसीक्यूज इतने नहीं आ रहे। एमसीक्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो इस पर भी ग्रिप आ जाती है। मैक्सिमम 2 to 3 MCQs आ रहे हैं अब तक इस ट्रेंड के हिसाब से फंक्शंस के अंदर से। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन ये एनईटी के अंदर आता है। 2 to 3 MCQs इसमें से भी आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं टाइम एंड वर्क के। उसके अलावा जनरल वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर चेंजेस के वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, स्केल के वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कॉइंस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपकी ग्रिप होनी चाहिए इनके ऊपर, और आपको इसमें से भी 5 to 10 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। उसके बाद हम ट्रेंड्स एंड रिलेटिविटी की बात करते हैं। वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एनईटी में अब पिछले साल हमने ऑब्जर्व किया है, 1 से 2 MCQ से ज़्यादा कभी भी किसी एनईटी में नहीं आया। मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन आते हैं। सेम गोज फॉर वेक्टर्स। वेक्टर्स भी एक टॉपिक है जो पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नस्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि न्यू कॉन्सेप्ट डाल रहा है, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट हैं जिनसे वो कम भी पूछ रहा है, जैसे ये ट्रेंड्स एंड रिलेटिविटी होगी या वेक्टर्स होगी। आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, पढ़ लो, लेकिन वन ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई वेटेज टॉपिक क्या है, तो मुझे साथ ये भी बताना है कि लेस वेटेज टॉपिक क्या है। साथ देखो, बड़ी बात ये नहीं होती कि आप सब कुछ पढ़ा दो। आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी अकेडमी में, आपको सब पढ़ा देंगे। सब पढ़ाना बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि आपको पता हो कि बच्चे को क्या नहीं पढ़ाना,
ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, वो एफिशिएंटली एनईटी की प्रिपरेशन कर सके। कुछ बच्चे हमारे पास सिर्फ एनईटी 4 के टाइम आते हैं, 15-20 दिन रहते होते हैं उनके एनईटी की, हमसे प्रिपरेशन करते हैं, कवर हो जाता है, एनईटी क्लियर हो जाता है। क्यों? ओनली रीजन ये है कि हमने एफिशिएंटली पढ़ाया होता है, वो टू दी पॉइंट पढ़ रहे होते हैं, एनईटी माशाल्लाह क्लियर हो जाता है। कुछ बच्चे सिर्फ पास पेपर्स आगे करते हैं, उनका क्लियर हो जाता है। एक बच्चे ने 2 साल से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई थी, और मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन वो 15-20 दिन पहले आया एनईटी से हमारे पास, और मैंने उसको साथ-साथ गाइड किया, पास पेपर्स वगैरह करवाए और उसके ऊपर उसको लेके चले। उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेना था, माशाल्लाह उसका एडमिशन हो गया। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि माशाल्लाह बच्चों के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो कि वो पढ़ना क्या चाहते हैं, और इसलिए मैं आपके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप पढ़ें तो एक्यूरेटली पढ़ें। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट में पूछें, मैं आपका कमेंट, सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आप देखेंगे हर कमेंट को, मेरी पिछली वीडियोस भी देखें, लाइक किया होता है, हर कमेंट पढ़ता हूँ। जो कमेंट सीरियस होते हैं, जिनको रियली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उस हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। आपकी मजीद भी क्वेरीज हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपके लिए और मेरे लिए इंशाल्लाह बेहतरी हो ज़िंदगी में। दुआ करिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।